नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोग लास्ट क्लास में स्टरलाइजेशन और उससे रिलेटेड मेथड पढ़ रहे थे। स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन के जो मेथड्स थे, उन मेथड के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेथड है जिसमें ऑटोक्लेव, जिसको हमने कहा था स्टीम अंडर प्रेशर, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसके अलावा गैस स्टरलाइजेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑटोक्लेव की इफेक्टिवनेस, टेप जो है उसकी कलर कोडिंग के बारे में बता दिया है। इसके अलावा कलर कोडिंग जो टेप की थी वो दोनों ध्यान देना, येलो वाली जो है वो ऑटोक्लेव के अंदर कौन सी हो गई है, ब्लैक हो गई है, और पिंक कलर वाली कैसी हो गई है, ब्राउन हो गई है। ऐसे ही मैंने आपको गैस स्टरलाइजेशन बताया था जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, और गैस स्टरलाइजेशन के अंदर ईटीओ को मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा और भी जो है वो मैं आगे बताऊंगा आज, लेकिन ईटीओ जो मैंने आपको कहा था उस ईटीओ के अंदर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि ब्लू कलर की अगर टेप है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर पिंक कलर की टेप है तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कलर कोडिंग प्रॉपर रूप से आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैंने कहा कौन कौन से आर्टिकल, तो जनरली जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं उन पे मेन फोकस करें, वो हम लोग ईटीओ के द्वारा ही यूज करते हैं। और इसके अलावा ऑटोक्लेव में शार्प जो है वो हम लोग यूज नहीं करते। टेम्परेचर वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, ड्यूरेशन बता दिया है, कितने समय स्टोर करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखो, याद कर लेना, हम लोग गैस स्टरलाइजेशन के मेथड्स पढ़ रहे थे, और गैस स्टरलाइजेशन के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुका हूं सबसे पहला कौन सा था बेटा, ईटीओ। ये हमारा हो गया है। दूसरा जो आपने यहां पर बताना है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फ्यूमिगेशन। भाई फ्यूमिगेशन तो आप जानते ही हो, जहां पर हम लोग किसको, ओटी वगैरह को क्या कर रहे हैं, स्टराइल कर रहे हैं। फ्यूमिगेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, इसको करने का बेसिक प्रोसेस क्या है। भाई ध्यान से सुने कि फ्यूमिगेशन जो हम कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन मतलब फ्यूम का मतलब वो जो धुआं सा बनता है ना, ओटी वगैरह को स्टराइल करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्यूमिगेशन जो कर रहे हैं, इस फ्यूमिगेशन के अंदर इसको करने का बेसिक प्रोसेस क्या है। तो यहाँ हम लोग एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसा आप लोगों के बुक्स वगैरह में दिया हुआ है कि जो एरिया, कितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर लिया जाता है, आपके केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रोसीजर के अंदर लगभग एरिया जो है वो कितना है आपका, 100 क्यूबिक फीट एरिया। ध्यान से सुन लो, लगभग कितना एरिया है बेटा, 100 क्यूबिक फीट एरिया है। और 100 जो क्यूबिक फीट एरिया है, इसको हमने क्या करना है, स्टराइल करना है। ये मान लेते हैं हमारे किसका एरिया है बेटा, ओटी का एरिया है, और इसको हम लोग स्टराइल करना चाह रहे हैं। तो ये जनरली प्रोसीजर फ्यूमिगेशन कहलाएगा। गैस स्टरलाइजेशन का एक प्रकार है। तो कितना बड़ा एरिया है, 100 क्यूबिक फीट एरिया है। दो तरीके यहां पर यूज करते हैं। एक के अंदर तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं 100 ग्राम, अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा, 100 ग्राम क्रिस्टल ऑफ KMnO4। ध्यान से सुने कि भाई यहां पर जो हम लोग क्रिस्टल का मतलब दानेदार, तो यहां पर जो क्रिस्टल ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, 100 लिख दिया क्या, एक मिनट रे यार क्या हो रहा है। ध्यान से सुने कि भाई जो स्पेसिफाइड यहां पर हम लोग जो क्रिस्टल यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टल की संख्या, अब दो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई 100 क्यूबिक फीट और 100 क्यूबिक फीट जो एरिया है, अरे काम क्यों नहीं कर रहा, 100 क्यूबिक फीट एरिया, हाँ 100 जो क्यूबिक फीट एरिया है बेटा, इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक तो हम लोग यूज करते हैं आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और एक हम लोग यूज करते हैं सल्फर। सल्फर का पाउडर आता है, बहुत गंदी स्मेल आती है।
तो यहां पर एक तो KMnO4 यूज कर रहे हो जिसके क्रिस्टल दानेदार यूज करेंगे, एक हम लोग यूज कर रहे हैं सल्फर पाउडर। तो दोनों का अलग अलग वेटेज है, दोनों का अलग अलग है, वो मत लिखना, वो थोड़ा चेंज था। तो देखो एरिया तो कितना हो गया है, 100 क्यूबिक फीट एरिया हो गया है। और 100 क्यूबिक फीट एरिया के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम्पल आप यहां पर ले रहे हैं उसके अंदर 140 ग्राम क्रिस्टल किसके लेने हैं, KMnO4। ये तो लेना है पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान से सुनना कि भाई ये जो 100 क्यूबिक फीट एरिया है इसको अगर हम स्टराइल करना चाह रहे हैं तो स्टराइल करने के दो मुख्य तरीके हैं, दोनों के दोनों फ्यूमिगेशन ही है, जिसके अंतर्गत आपने यहां बताना, एक में तो हम ले रहे हैं 140 ग्राम दानेदार KMnO4, साथ में हम लोग जो मिला रहे हैं वो यहां मिला रहे हैं 250 ml जो आपका फॉर्मेलिन आता है ना बेटा, फॉर्मेलिन लिक्विड फॉर्म में आता है ना, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एक तो हमने ले लिया है KMnO4 और एक हमने ले लिया है लिक्विड फॉर्मेलिन। ध्यान से सुन लेना कि ये दोनों के दोनों हमने लिए, दोनों के दोनों को एक कंटेनर आता है जिसको फ्यूमिगेशन चैम्बर बोलते हैं, और वो जो फ्यूमिगेशन चैम्बर है उसके अंदर हमने दोनों को मिला दिया और क्या कर दिया है बेटा, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जब ये दोनों मिलेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि फॉर्मेलिन और KMnO4 जब मिलते हैं तो यहां पर एक गैस बनती है और उस गैस का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड गैस यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है, ध्यान से सुन लेना कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है यही जनरली कैसी होती है, एंटी माइक्रोबियल। यही एंटी माइक्रोबियल है, और एग्जामिनर इसके बारे में भी कहता है कि भाई, इसीलिए तो इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, गैस स्टरलाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि गैस स्टरलाइजेशन वो मेथड जो कि इफेक्टिव है और जिसमें हमने ETO बताया। ETO जनरली आर्टिकल्स वार्टिकल्स के आपने काम में लिया है। इसके अलावा दूसरा जो है वो फ्यूमिगेशन काम में लिया है, और फ्यूमिगेशन जिसमें फॉर्मेलिन, लिक्विड फॉर्मेलिन आप लोग यूज कर रहे हो, और लिक्विड फॉर्मेलिन में क्या मिला रहे हो, KMnO4। ये अमाउंट जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए क्योंकि अमाउंट चेंजेबल हो सकते हैं एरिया के अलावा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है मात्रा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ले रहे हो, KMnO4 ले रहे हो, और KMnO4 के साथ में क्या ले रहे हो, फॉर्मेलिन ले रहे हो, और ये दोनों मिलकर के जो गैस बना रहे हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड गैस एंटी माइक्रोबियल गैस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो एक तरीका तो ये हो गया फ्यूमिगेशन का। दूसरा एग्जांपल बताओ, वही सेम है, 100 क्यूबिक फीट एरिया। भाई मान लेते हैं वही सेम एरिया है, 100 क्यूबिक फीट एरिया है। अब इस 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए हमने यहां पर यूज किया है 220 ग्राम सल्फर पाउडर। ध्यान से सुनना, यहां हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो एक तो सल्फर पाउडर यूज किया। सल्फर पाउडर यूज करने के साथ में आपने यहां पर जो यूज करना है वो आप बताओ, लगभग 500 ml यहां पर यूज करेंगे पानी, और यहां पर हम लोग लगभग, ध्यान से सुन लेना, अप्रॉक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 10 ml यहां पर हम लोग मिला लेंगे स्पिरिट, जो कि आपके आता है ना अल्कोहल, 70% अल्कोहल। तो यार ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से हम लोग इस कॉम्बिनेशन को तैयार करेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्पिरिट जो मिला रहे हैं वो यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है। स्पिरिट का सबसे जरूरी काम यह है कि ये जो सल्फर होता है ना, इसके द्वारा जो गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो आंखों में जलन बहुत पैदा करती है, बर्निंग सेंसेशंस पैदा करती है, इचिंग, खुजली वगैरह हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जो
सेंसेशन, बर्निंग, आंखों में जलन जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर स्पेसिफाइड आपने बताना है जो गैस बनने वाली है वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी कैसी गैस है बेटा, एंटी माइक्रोबियल गैस होती है, और ये एंटी माइक्रोबियल गैस है तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहां तक आप बताओ। इसके अलावा मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि ये जो दोनों के दोनों कौन कौन से, फॉर्मल्डिहाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूं। किसके कॉम्प्लिकेशन है ये, फ्यूमिगेशन के। भाई फ्यूमिगेशन जो है उसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है एक तो वो, और एक जो है वो फॉर्मल्डिहाइड जो गैस है वो, ये दोनों के दोनों जो स्पेसिफाइड कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं, एक तो बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन ऑफ आई, आंखों के अंदर जलन बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक तो ध्यान दें कि आंखों में जो जलन है ना, उस जलन के कारण ही यहां पर हम लोग जो हैं इसमें क्या डाल रहे हैं बेटा, स्प्रिट मिला रहे हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है स्किन जो है उसके ऊपर एलर्जी वगैरह के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी आप कह सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन हो सकता है। देखो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो एग्जामिनर, मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन में ईटीयू हमने बताया, फ्यूमिगेशन हम लोग बता रहे हैं। फ्यूमिगेशन के मैंने दो प्रकार यहां आपको बताए हैं। एक तो मैंने आपको बोला है जो हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा फॉर्मेलिन यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिन में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे तब भी वो फॉर्मल्डिहाइड गैस बनाएगी, तो एक तो वो ध्यान दें। दूसरा सल्फर पाउडर, तो सल्फर पाउडर और पानी को मिलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन दोनों के जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आंखों में जलन वगैरह पैदा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन हो सकता है। यहां तक बताओ इनमें समय कितना लगने वाला है। भाई ये जो फ्यूमिगेशन आप कर रहे हो इसका समय बताओ, टाइम तो आपने बताना है 12 to 24 आवर्स, कि 12 से 24 घंटे का समय। एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन वेयर ऑपरेशन थिएटर शुड बी ओपन आफ्टर फ्यूमिगेशन, कि फ्यूमिगेशन के बाद कितने समय में उसको ओपन कर देना चाहिए। तो ध्यान देना 12 घंटे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जहां पर आप लोग उसको इतनी देर तो बंद रखोगे ही रखोगे। हाँ ये बात अलग है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल में तो बिजनेस प्रोसीजर है, पैसा कमाने के लिए वो 2 घंटे 4 घंटे में भी अपना काम कर देते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय तो हम इतनी चीजों को ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से फायदा हो या ना हो लेकिन नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो ये आप बता सकते हो। तो ये देखो हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग मेथड्स, जिसमें अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं वो कौन सा मेथड हो गया है आपका, गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन के 3 मेथड हो गए एक तरीके से, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और आपका ETO हो गया, एथिलीन ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा इसी के अंदर जो आप नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही स्पेसिफाइड मेथड है जो लेटेस्ट ओटी स्टरलाइजेशन के अंदर आप लोग यूज कर रहे हैं। याद करो भाई ऐसा कौन सा मेथड आज के समय पर आप देखो, क्या किसी के पास इतना समय है कि 12-12 घंटे जो है वो ओटी वगैरह को बंद किया जाएगा। 12-12 घंटे अगर ओटी बंद रहेगी तो केस कैसे होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक मेथड आया है जिसे हम लोग बोलते हैं इको शील्ड। ध्यान से सुनना, इको शील्ड, और इको मतलब इको फ्रेंडली। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट है, वो आर्टिकल्स के लिए था और ये जनरली ओटी स्टरलाइजेशन के लेटेस्ट
मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन टू दी ओटी एंड आईसीयू। ओटी आईसीयू स्टरलाइजेशन अगर आपने करना है तो लेटेस्ट मेथड आपका इकोशील्ड है, और इकोशील्ड जो है इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं H2O2 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, और दोनों के दोनों को मिलाकर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इकोशील्ड एक ब्रांड नेम है जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, और इसके द्वारा मात्र स्टरलाइजेशन में जो समय लग रहा है वो लगता है 15 से लेकर के 30 मिनट का समय लगता है। ना किसी पर, जैसे आप देखना मच्छर भगाने के लिए बहुत सी ऐसी दवाएं आती है, चूहे भगाने के लिए दवाएं आती है जो सिर्फ उन्हीं को पता चलती है, आपको ना कोई उसमें स्मेल आती, ना कोई गंध ना दुर्गंध। तो ऐसा ही एक इकोशील्ड मेथड है जो कि इस प्रकार की गैस छोड़ता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, और मात्र समय कितना लगता है 15 से 30 मिनट। तो ये लेटेस्ट मेथड है ओटी आईसीयू को स्टरलाइजेशन करने का, और ये मेथड कैसा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब सीधा सीधा है कि लेस कॉम्प्लिकेशंस। इसके द्वारा आंखों में जलन, इसके द्वारा म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन, इसके द्वारा जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कॉम्प्लिकेशन के जो चांसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, मिनिमाइज्ड होते हैं बेटा। तो देखो बेटा, ये तो हुए आपके मेथड, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर भी देखो एक दो इमेजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूं भाई। जैसे एक तो आप देख लो, ये है आपका फ्यूमिगेशन चैम्बर। ये जनरली वो है जो फ्यूमिगेशन में आप लोग काम में ले रहे हो, फ्यूमिगेशन चैम्बर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूमिगेशन चैम्बर है आपके अभी नॉरसेट 2020 के अंदर भी इमेज बेस क्वेश्चनरी के अंदर पूछा गया है। भाई बार बार आपको कह रहा हूं, ये वाला जो इमेज है ये वाला आया है, ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ यह है आपको बताना। अब आप इनको प्रॉपर रूप से देख लें कि एक बार यह आया दूसरी बार यह आ सकता है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो बेसिकली फंडामेंटल प्रोसीजर रिलेटेड आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हमें बेसिक एक तो पता हो। इसके अलावा जैसे यहीं पर हम लोग कह रहे हैं, ये आप देख लो, ये वही आपकी मशीन है जो बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कह रहे हैं फॉगिंग, मतलब वही फ्यूमिगेशन जो है इकोशील्ड काम में आ रही है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसके अलावा 0.01% सिल्वर नाइट्रेट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है माई इकोशील्ड, जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान दो, यहां पर हम कह रहे हैं डिसइंफेक्शन स्टराइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये तो मेथड है ही है। इसके अलावा जो आपके गैस स्टरलाइजेशन के और भी मेथड है, लेकिन वो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मान लो कभी एग्जाम में आ जाए कि कौन सा ऐसा मेथड है जो गैस स्टरलाइजेशन का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन, ये भी एक प्रकार का मेथड है। प्लाज्मा जो है ये H2O2 जो मेथड है, H2O2 के साथ में प्लाज्मा, ये भी एक प्रकार का मेथड है जिसके द्वारा हम लोग यूज लेते हैं। अब ये तो मैंने तो कहीं देखा नहीं, लेकिन फिर भी एक नाम है। इसके अलावा इकोशील्ड, फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, तो ये सारे के सारे गैस स्टरलाइजेशन के मेथड है। ब्लीचिंग वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ये गैस का नहीं है। तो देखो यहां पर आप ध्यान से सुन लें कि गैस स्टरलाइजेशन में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है फॉर्मेल्डिहाइड हो गया है, एथिलीन ऑक्साइड हो गया है, इकोशील्ड हो गया है, बीटा प्रोपिनोलैक्टोन हो गया है। तो ये सारे के सारे जो मेथड हैं, कैसे मेथड हैं बेटा, गैस स्टरलाइजेशन के मेथड हैं। चलो जी, यहां तक ध्यान दें। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका रेडिएशन। देखो बेटा ध्यान से सुन लेना कि
कि ये जो मेथड है जहां पर हम लोग अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, भाई रेडिएशन जिसे आप बोल सकते हो आल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट। अब ये अल्ट्रावायलेट जो बोल रहे हैं ये आपके बुक में लिख रहा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, वरना था तो अल्ट्रावायलेट जनरली यहां पर जो रेज है वो रेज के बारे में आता है, और रेज कौन सी यूज कर रहे हैं, गामा रेज। जनरली रेडिएशन का मतलब रेज ही तो है, तो आपको जो ध्यान देना है ना वो ये याद ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं। भाई ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा कि अल्ट्रावायलेट, भाई अल्ट्रावायलेट जो आप कह रहे हो वो स्पेसिफाइड नहीं है, मुख्य रूप से यहां पर जो है वो कौन सी रेज है, गामा रेज आपने बतानी है। किस प्रकार की रेज बोलनी है बेटा, गामा रेज स्पेसिफाइड हम लोग यहां पर यूज करते हैं। और गामा रेज जो यूज की जा रही है इसके अंदर भी जो समय वगैरह आप लोग बता रहे हैं वो लगभग आपका जो टाइम यहां पर है वो वही 30 मिनट का समय आपने बताना है। अब ये गामा रेज कहां कहां यूज कर रहे हैं, हाँ जी फरमाओ, गामा रेज का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो गामा रेज जो यूज की जा रही है, रेडिएशन जो यूज की जा रही है, वो रेडिएशन या जो गामा रेज बेटा आप बोल रहे हो, एक तो हम लोग यूज करते हैं, आपकी आती है ना हाइपोडर्मिक निडल। कौन सी होती है ये हाइपोडर्मिक निडल, कौन सी होती है, इंसुलिन की जो निडिल है वो इसी मेथड से क्या की जा रही है, स्टराइल की जा रही है। इसके अलावा आपके जो कैथेटर हैं ये आपके दिल्ली एम्स में आ चुका है। जैसे एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट इज द मेथड आर यूज्ड फॉर स्टराइल, भाई ये जो रेज वगैरह है ये जैसे आपके जो सक्शन वगैरह के कैथेटर्स हैं या जो और आपके कैथेटर आपके पास आ रहे हैं वो इसी मेथड के द्वारा होकर के आ रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि फोलिस कैथेटर को ऑटोक्लेव करके यूज कर रहे हैं, ये जब होकर के आते हैं आपके पास वार्ड में तो इसी मेथड से होकर के स्टेराइल आ रहे हैं। तो यहां पर कैथेटर को आप यूज कर रहे हो, आप लोग इंसुलिन या हाइपोडर्मिक निडल के लिए यूज कर रहे हो। इसके अलावा जो आपकी सर्जिकल कौन सी आती है, ब्लेड, उसके लिए भी हम लोग इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपके आती है ना प्लास्टिक डिस्पोजेबल सिरिंज, इसके लिए भी हम लोग इसी मेथड को यूज कर रहे हैं। भाई जो प्लास्टिक की सिरिंज वगैरह आपके आ रही हैं वो हम लोग डिस्पोजेबल जो आर्टिकल्स है ना वो हम लोग इसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि स्पेसिफाइड जो यूज आ रहा है ये आपके एक तो प्लास्टिक जो डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो म्यूकस एक्सट्रैक्टर, म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपके इमेज बेस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। भाई म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है वो भी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एंड थ्रो ही है, वो हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो हम लोग इसी मेथड से स्टेराइल करते हैं। सर्जिकल ब्लेड हैं, जो कैथेटर होते हैं आपके वो सब इसी के द्वारा हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो हाइपोडर्मिक निडल वो भी इसी मेथड से स्टेराइल की जा रही है। मुख्य रूप से कौन सी रेज यूज आ रही है, गामा रेज यूज आ रही है। स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पूछा जाए तो 30 मिनट आपने बताना है। तो देखिएगा अलग अलग मेथड्स जो कि हम लोग स्टरलाइजेशन के पढ़ रहे हैं। अब तक कौन कौन से मेथड में आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा मेथड हमने बताया था गैस स्टरलाइजेशन मेथड, तीसरा मेथड हमने बात की रेडिएशन, और चौथा मेथड आप आ जाइएगा
कि फोर्थ जो मेथड आपका स्टरलाइजेशन है जिसमें हम बोल सकते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। कौन सा मेथड है बेटा? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं। अब देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जहां पर मैंने आपको क्या बोला है, हॉट एयर ओवन। भाई ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसे कि हॉट एयर ओवन भी बोलते हैं। अब ये जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसे कि हॉट एयर ओवन आप बोल रहे हैं, अब ये जो हॉट एयर ओवन आप बता रहे हैं, इसमें सबसे पहला बिंदु और सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता हो वो आपने बताना है कि मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, कि ये हॉस्पिटल में कम यूज होता है, ये मुख्य रूप से जो यूज होता है ये आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से जो हॉस्पिटल में आर्टिकल्स की सप्लाई आ रही है वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो आप बताओ मोस्ट कॉमन मेथड कहां पर यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कि कॉमर्शियल पर्पस से जो इंडस्ट्रीज वगैरह है ना वहां पर हम लोग बेटा इस मेथड को यूज करते हैं। तो एक तो ध्यान दो, हॉट एयर ओवन जनरली बोल रहे हैं और ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं। अब ये जो मेथड बेटा काम में आ रहा है ये कहां पर ज्यादा यूज किया जाता है? तो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशंस में, किस किस प्रकार के इसके उपयोग हैं, कहां कहां पर आप इसको यूज करते हो? तो एक तो आपने जो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, जितने भी आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शार्प जो आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लंबर पंचर निडल, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो आपने बताना है यूज फॉर स्टेराइल शार्प आर्टिकल और इंस्ट्रूमेंट, उदाहरण के रूप में एलपी निडल। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर तो सीधा सीधा बोलेगा, शार्प वार्प नहीं लिखने वाला है। एग्जामिनर तो सीधा सीधा आपको लिखेगा और सीधा सीधा आपको बोलेगा कि व्हाट इज द मेथड आर यूज्ड फॉर स्टेराइल टू द लंबर पंचर निडल। लंबर पंचर निडल स्टेरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड? तो इसी को यूज करना है। इसके अलावा आपने बताना है कि जो आपके ग्लास आइटम या जो ग्लास आर्टिकल्स हैं उनके लिए, उदाहरण के रूप में आपकी जो टेस्ट ट्यूब हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं, उनके लिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, इसी मेथड को यूज कर रहे हैं। तो आप यह ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई ग्लास वगैरह की जो सिरिंज आती है उनके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के लिए, स्लाइड्स के लिए यूज कर रहे हैं। ग्लास सिरिंज भी आप इसमें ऐड कर लें। तो देखो ग्लास सिरिंज हो गई है, स्लाइड्स हो गई है आपकी जो आती है, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब हो गई है, लंबर पंचर निडल शार्प है तो आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो पाउडर वैक्सीन्स वगैरह हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, पाउडर वैक्सीन। इसके अलावा जो सीरम रिलेटेड वैक्सीन्स हैं उसके लिए आप लोग इसको यूज कर रहे हो। और ये दोनों के दोनों आपके DSSS-B दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि एग्जामिनर तो प्रश्न कहाँ कहाँ से निकाल रहा है, किस किस तरीके से आपको पूछ रहा है, तो ये आप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड मेथड। कौन सा मेथड है ये बेटा?
आपका है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर जो आप बोल रहे हो ये हॉट एयर ओवन या हॉट एयर चैम्बर यूज कर रहे हैं। और ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने कहा सीरम वैक्सीन वगैरह हैं, आपके पाउडर वैक्सीन हो गए हैं, ग्लास के आर्टिकल्स हो गए हैं, जिसमें आपके टेस्ट ट्यूब हो गई, स्लाइड्स हो गई, ग्लास सिरिंज हो गई है। इसके अलावा जो आपके मेटल के कैनुलाज है ना, वो भी यहां पर है भाई। मेटल कैनुला जो हैं वो भी हम लोग यहीं पर इन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो कहने का बेसिक मेरा मकसद है, कहने का मेरा बेसिकली उद्देश्य है कि ये जो मेथड यूज किया जा रहा है ये इंडस्ट्रीज से यूज किया जा रहा है। आपके पास जो कैनुला वगैरह आ रहे हैं वो आप इसी मेथड के द्वारा स्टेराइल कर रहे हो, ये आप बताओ। इसका भी एग्जाम में पूछा जाने वाला है समय और टेम्परेचर। भाई यहां पर अगर समय की बात करो तो इसमें समय लगता है लगभग क्या 1 घंटा ही बोलो डायरेक्ट। इसके अलावा टेम्परेचर अगर अप्रॉक्स आपको बिल्कुल एक शब्द में कहा जाए तो 160 डिग्री आपने बताना है। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो मेथड आप बता रहे हैं इस मेथड के अंदर तापमान बोले तो 160 डिग्री सेल्सियस, समय बोले तो 1 घंटे का समय आपने बताना है, और कहां कहां यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको ये स्पेसिफाइड पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा देखो मैं एक बार इसका जो इमेज है ना वो भी आप देख लें। भाई जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं हॉट एयर ओवन, तो ये जो हॉट एयर ओवन आप बता रहे हो ना बेटा, तो इसको एक तो देख ले, ये इसके अंदर प्रॉपर जो है वो शेल्फ वगैरह लगी हुई है, इस प्रकार का है। ये ऊपर जो है वो डोर है, ये प्रॉपर रूप से आपको बंद बताया हुआ है। तो ये जो है ना कई बार क्या है इमेजेस वगैरह आ जाती हैं तो आप इनको देख लें। ये हॉट एयर ओवन है जहां हम लोग बता ही रहे हैं कि भाई 160 डिग्री तो क्या है आपका टेम्परेचर है यहाँ पर। इसके अलावा समय कितना है तो टाइम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कितना है बेटा, 1 आवर का समय लगता है। और ये मोस्ट कॉमन वो मेथड है जो कहाँ यूज आ रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज लिया जाता है। तो कौन कौन से मेथड हो गए आपके, आपका हो गया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन और ऑटोक्लेव। नेक्स्ट मेथड है आपका फिजिकल मेथड। देखो फिजिकल मेथड जो स्टरलाइजेशन के आप बता रहे हैं इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, एक तो आपने यहां बोलना है बॉइलिंग, सनरेज सूर्य की किरणें, बर्निंग, फ्लेमिंग, फ्लेम जो होती है ना, अब ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हमारे यहां जो मुख्य रूप से यूज करेंगे वो बॉइलिंग और सनरेज। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, सनरेज हो गया है आपका, बॉइलिंग हो गया है, बर्निंग बर्न करना। अब बर्निंग जो है ना वो जनरली बायोमेडिकल वेस्ट का है लेकिन बुक्स वगैरह में दे रखा है, कोई नहीं आगे बात करते हुए बताऊंगा। तो देखो फिजिकल मेथड, और फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बॉइलिंग। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले आपने यहां पर बताना है बॉइलिंग। बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो पहले तो आप समझ लीजिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ रहा है 100 डिग्री फॉरेनहाइट पे ही, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फॉरेनहाइट नहीं, 100 डिग्री जो आपका सेंटीग्रेड है ना बॉइलिंग होती ही इतने पर है। मैं आपको यहां पर बता दूं 0 आपका कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर। और अगर समय की बात करें ध्यान से सुनना तो आपने यहां बताने हैं 15 से लेकर के 30 मिनट का समय आपने बताना है।
भाई इसमें ध्यान से सुन लो, बॉइलिंग और बॉइलिंग जो आप कर रहे हो, बॉइलिंग जो है एक प्रकार का ऐसा मेथड है जो स्टरलाइजेशन नहीं, डिसइंफेक्शन है। ये आप ध्यान से सुनना। तो 100 डिग्री पर बॉइल होता है, समय कितना, 15 से 30 मिनट। तो इसमें पहला पॉइंट एक तो आपके इंपॉर्टेंट काम का है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। डोमेस्टिक में स्टरलाइजेशन बोल दिया, जबकि मेथड तो डिसइंफेक्शन है। तो ध्यान से सुनना, आपने यहां बताना है मोस्ट कॉमन। भाई घरों में कोई ऑटोक्लेव मशीन थोड़ी लाओगे, इसीलिए इसको डोमेस्टिक मेथड बोल रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन नहीं है डिसइंफेक्शन, लेकिन डोमेस्टिक घरेलू, घर में यही काम में ले रहे हैं। तो एक तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से सुन लें कि इसका उपयोग कहां कर रहे हैं। तो इसका उपयोग जनरली डोमेस्टिक पर्पज से अगर आप करते हैं, ध्यान से सुनना, तो डोमेस्टिक पर्पज में कहां कहां काम आ रहा है। तो एक तो आपने बताना है फीडिंग बोतल ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चे की जो फीडिंग बोतल होती है ना, उसको भी हम उबालते हैं या नहीं उबालते हैं, उबालते हैं। तो एक तो आप कह सकते हो यूज फॉर स्टेराइल दी फीडिंग बोतल ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की जो फीडिंग बोतल है उसको स्टेराइल करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो फीडिंग बोतल जो है उसमें आप लोग बेटा इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो है इसके अंदर वो सबसे ज्यादा, एक तो वही आपका ब्लंट हो जाएंगे, वो पूछा जाता है। खैर फिर भी और पॉइंट आपको बताता हूं कि देखो स्टेराइल जो है फीडिंग, अब इसके बारे में एग्जामिनर एक तो प्रश्न पूछ लेता है क्या, तो वो एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एट लीस्ट टाइम शुड बी बॉइलिंग ऑफ द फीडिंग बोतल ऑफ ए चाइल्ड, कि एक बच्चा जिसकी फीडिंग बोतल है उसको बॉईल करने का मिनिमम समय कितना है। तो आपने वहां 15 मिनट बताने हैं। आपके बुक्स वगैरह में कई जगह 10 मिनट लिख रहा है, तो यहां पर आप इस पॉइंट को ध्यान दे लीजिएगा, ब्रैकेट बना लें और ब्रैकेट बना करके लिख लें एट लीस्ट बॉइलिंग फॉर 15 मिनट। कितनी देर कम से कम बॉईल करना है, 15 मिनट कम से कम बॉईल करना है। एक तो ये पॉइंट ध्यान दें। इसके अलावा एग्जामिनर कई बार कहता है, इस प्रश्न को लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ sterilization is used in clinical कहता है कि निम्न में से कौन सा मेथड है जो स्टरलाइजेशन का हॉस्पिटल में यूज नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अपवाद पूछ रहा है, सीधा सा मतलब वो आपको पहले लिखेगा बॉइलिंग, दूसरा ऑटोक्लेव, तीसरा केमिकल, चौथा रेडिएशन। तो अब आप सोचो, जनरली सभी काम में आते हैं। बॉइलिंग जो है वो मुख्य रूप से कैसा मेथड है बेटा, डोमेस्टिक मेथड है। तो ये आप समझ लेना कि क्लिनिकल और हॉस्पिटल्स में इसको यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा
आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शुड नॉट बी बॉयल, तो सीजर और शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉयल नहीं करना है, तो इसको लिख ले, अवॉइड बॉइलिंग टू द शार्प उदाहरण मैंने लिख दिया है शार्प आर्टिकल बिकॉज दे कैन ब्लंट। और आप देख लेना कि यह जो यहां पर हम कह रहे हैं इसका जीता जागता सबूत बता देता हूं कि आप गांव में जाओ, झोला छाप डॉक्टर, एक ही सुई जो मेटल वाली आती है उसी को उबाला और उबाल करके ठूंसते रहते हैं, तो दर्द के रूप में उसका एहसास हो जाता है, यार दर्द बहुत तेज हो रहा है, दर्द तो होगा क्योंकि उसकी शार्पनेस कम हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो शार्प चीजें हैं उन शार्प चीजों को क्या नहीं करना चाहिए, बॉईल नहीं करना चाहिए। अगर बॉईल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी मेरे बेटा, ब्लंट हो जाएगी, और ब्लंट हो जाएगी तो उनका प्रॉपर पैनापन, धारदार जो उपयोग है वो प्रॉपर रह नहीं पाएगा। तो ये आप कह सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा है इसी का प्रकार, वो हमने कौन सा बताया, सनरेज। देखो बेटा, सूर्य की किरणें जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, यूज फॉर लिनेंस, उदाहरण के रूप में आप यहां पे कह सकते हो मैट्रेस, ब्लैंकेट। भाई जो मैट्रेसेस वगैरह हैं, ब्लैंकेट वगैरह धूप में डालते, अगर कम से कम भी समय की बात करें तो आपने बताना है 2 आवर्स। तो ये भी एक प्रकार का सूर्य की किरणें, सनरेज जो हम लोग बोल रहे हैं, ये भी अल्ट्रावायलेट रेज ही है एक प्रकार से। तो ये आप बताओ। तीसरा जो फिजिकल मेथड आपने बताया है वो है आपका बर्निंग। अब देखो बर्निंग जो है ना वो स्टरलाइज मेथड तो है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर तो विचित्र है। वो कहता है कि जो बलगम होता है ना, बलगम स्पुटम, उसको हम लोग स्टराइल कैसे करते हैं। वो स्टराइल नहीं, जनरली वो डेस्ट्रॉय के बारे में बोल रहा है। तो यहां आप ध्यान देना, ये जनरली बायोमेडिकल वेस्ट में आएगा। बर्निंग जो कर रहे हैं ना, आपका जो स्पुटम है वो जनरली डेस्ट्रॉय किया जाएगा किसके द्वारा बेटा, बर्न के द्वारा। तो ये एक तो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टरलाइजेशन नहीं है, ये इसको डेस्ट्रॉय करने का तरीका है जो आप कह सकते हो। इसके अलावा जो आपके बैंडेज वगैरह आती हैं उनको भी हम लोग जला देते हैं, वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कौन सा बताया था, फ्लेमिंग, या बोल सकते हो रेड हॉट। ये जो फ्लेम होता है, जैसे आप देखना रोस्टेड मुर्गे देखे होंगे आपने कहीं पर, जो खाते हैं उनको पता भी होगा कि वो फ्लेम आग के ऊपर उनको रख देते हैं। ऐसे ही कुछ मेटल, कुछ वायर, जैसे के वायर, सर्किलेज वायर, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में काम में लिए जाते हैं उनको इस फ्लेमिंग के द्वारा स्टराइल किया जाता है। तो फ्लेमिंग जो हम करते हैं ना वो आपके आता है के वायर, यूज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज है उनके अंदर हम लोग के वायर वगैरह को यूज करते हैं, और वहां पर उसके लिए हम लोग इसको यूज फ्लेम वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अलग अलग मेथड्स हैं जो स्टरलाइजेशन के बताए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो आपका बच गया है केमिकल स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। रेगुलर बने रहें बेटा।